So, hello everybody. So, today we are covering chapter 18 of public economics, that is tax incidence. So, we have seen that what is taxes. Taxes and obligatory payment that an individual make or pay to the government, right? So, now if we delve into this, so economists distinguish between those who bear the burden of a tax and those on whom a tax is imposed or levied. वॉट इट मीन इज़ कि जैसे मतलब ये एक चीज़ नहीं होती लाइक द बर्डन ऑफ अ टैक्स इज़ डिफरेंट टू द like tax incidents. Okay, so let's explain or understand this with an example कि मान लो गवर्नमेंट इज़ इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन अ रिटेलर. ठीक है, एक शॉपकीपर पर वो टैक्स लगाती है ऑन अ सिगरेट मान लो. ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो टैक्स है वो इम्पोज तो शॉपकीपर पर है, रिटेलर पर है, लेकिन उसका बर्डन कौन देगा? कंज्यूमर. कैसे? क्योंकि वो शॉपकीपर है, वो सिगरेट का या फिर जिस प्रोडक्ट पे टैक्स लगाया है उसका प्राइस बढ़ा देगा. तो बेसिकली जेब से खर्चा किसका हुआ, मतलब पैसा किसका गया, बर्डन किस पर आया? वो कंज्यूमर पे आया. ठीक है, वो कंज्यूमर पे आया, लेकिन इम्पोज्ड किस पे था टैक्स? शॉपकीपर पे था. तो ये भी हमारा डिफरेंट हो सकता है कि हु बियर द बर्डन ऑफ अ टैक्स देन दोज ऑन हुम अ टैक्स इज इम्पोज्ड और लेविड. सो दिस इज द होल चैप्टर इज अबाउट बेसिकली कि we will look at the difference. So tax burden is the true economic weight of a tax. It means like the difference between individuals. Real income is before tax income minus real income after tax. अब मान लो कि हमारे टैक्स से पहले इंडिविजुअल अर्न कर रहा था 1,00,000 अ मंथ, और आफ्टर टैक्स मान लो कि 20,000 हमारा टैक्स में चला गया तो 80,000 बचा. सो जो डिफरेंस है लाइक 20,000 इट इज़ द टैक्स बर्डन ऑन एन इंडिविजुअल. सो टैक्स बर्डन जो होता है हम देखते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द इनकम. जैसे कि अगर हम देखें इन 1,00,000 20,000 इज़ वॉट, इट्स 20% of the income. So जो tax burden है it's 20% of the income, and tax burden is also total taxes paid. So in a market, when a tax is imposed, the burden can be shifted from the legally responsible party to another. For example, if a tax is levied on a cigarette retailer, they might raise the price to offset the cost, effectively passing the tax burden to consumers. जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, एग्जाम्पल दिया था, इट इज़ एज इट इज़ कि हमारा जो बर्डन है वो शिफ्ट हो सकता है लीगली रिस्पॉन्सिबल पार्टी से अनदर पार्टी. लाइक हमारी जो लीगली रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिस पे बर्डन था वो शॉपकीपर था, रिटेलर था, बट ये शिफ्ट हो गया कंज्यूमर पे. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल लीगली. सो नाउ इकोनॉमिस्ट यूज अ मोर न्यूट्रल टर्म फॉर टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, दैट इज टैक्स इंसिडेंस. So tax incidence in economic theory which tells how taxation impacts or affect individuals. So basically tax incidence it's like in economic theory ये बताता है कि how the taxation जो है वो impact कर रहा है, affect कर रहा है individuals को, and वो individuals हमारे producers भी हो सकते हैं और consumer भी हो सकते हैं. सो इट्स टेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. यानी कि जैसे हमने भी पढ़ा, तो जैसे शॉपकीपर है या फिर कंज्यूमर है, उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है टैक्सेशन. जैसे कंज्यूमर को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो यानी इकोनॉमिक वेलफेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन ज़्यादा वेलफेयर गेन कर रहा है टैक्सेशन प्रोसेस से, कौन लाइक लॉस में जा रहा है उससे. सो दिस इज़ ऑल वी स्टडी अंडर दिस टैक्स इंसिडेंस. सो नाउ लाइक अगर मोटा मोटा हम देखें कि व्हाट इज़ टैक्स इंसिडेंस वर्सेस टैक्स बर्डन, दीज आर टू कैन बी डिफरेंट टर्म्स और समटाइम्स ऑल्सो यूज vice versa, like sometimes used simultaneously also. So tax incidence is on whom tax is imposed or levied or collected. Tax burden is who finally paid the tax. So similarly जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा था, tax is imposed on the retailer but who like bear the burden of the tax is the consumer. So जो पे करता है टैक्स को that is a tax burden जिस पे होता है बेसिकली, एंड टैक्स इंसिडेंस जो टैक्स को इम्पोज जिसके ऊपर होता है.
तो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स तो कलेक्ट हमारा शॉपकीपर से ही करेगी, लेकिन शॉपकीपर अपने पैसे नहीं देगा एज अ टैक्स, बट कंज्यूमर से ही ले लेगा उस पैसे को. दैट्स कम्स अंडर टैक्स इंसिडेंस. आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. सो वही एग्जाम्पल, लाइक अ शॉपकीपर परचेजेज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होल सेलर फॉर ₹10. ठीक है, मतलब हमें बताया जैसे होलसेल मार्केट होती है, वहाँ से शॉपकीपर्स रिटेलर भी अपना सामान लेके आते हैं. तो शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹10 एंड हैज़ टू पे अ टैक्स ऑफ ₹2. ठीक है, एंड अ प्रॉफिट ऑफ ₹3. सो मतलब ये है कि जो शॉपकीपर है वो ₹10 का तो उस आर्टिकल को ख़रीद के लेके आएगा, उस पर उसको ₹2 का टैक्स भी देना है और 3 उसको प्रॉफिट में भी चाहिए अपने. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कि डिमांड जो है उस आर्टिकल की हाई है. एंड हाँ, ये भी हमें देखना होता है कि इफ़ेक्ट को चेक करने के लिए टैक्सेशन को वी नीड टू लुक एट द इलास्टिसिटी डिमांड की, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट. क्योंकि मान लो अगर हमारी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिवनेस है उस गुड की जो डिमांडेड है उसकी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब दैट कैन अफेक्ट द कंज्यूमर इन नेगेटिव वे एज वेल. क्योंकि मान लो जैसे सॉल्ट हो गया, नेसेसिटी है, राइट, वो हमें चाहिए. अगर उसमें हमारा टैक्सेशन लग जाता है तो कंज्यूमर को देना ही पड़ेगा, लाइक उसको ख़रीदना पड़ेगा, तो ही हैज़ टू बेयर द बर्डन ऑफ द टैक्स. उसको एक्स्ट्रा पैसे भी वो देने के लिए तैयार है. सो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं सिमिलरली कि जो डिमांड है उस आर्टिकल की बहुत ही हाई है. सो शॉपकीपर वुड शिफ्ट द होल बर्डन ऑन द कंज्यूमर. ठीक है, एंड वुड चार्ज ₹15. 10 तो वो उसका प्राइस ही है ओरिजिनली, ₹2 वो टैक्स की भी चार्ज कर लेगा कंज्यूमर से, ₹3 का उसको प्रॉफिट चाहिए. तो जो ₹10 की चीज़ वो ख़रीद के लेके आया था, नाउ ही विल बी सेलिंग इट एट अ ₹15 टू कंज्यूमर. ठीक है, फ्रॉम कंज्यूमर. सो यहाँ पे टैक्स इंसिडेंस वॉज ऑन अ शॉपकीपर बट द टैक्स बर्डन इज ऑन अ कंज्यूमर. सो नाउ आई होप लाइक यू get the gist of what we are trying to differentiate between the tax incidence and the tax burden clearly. Now we will consider 2 taxes that are imposed on firms. So basically like employers paid some portion of it, either social security tax or corporate income tax. So basically हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइक डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी होता है टैक्स हो गया, लाइक कॉर्पोरेटिव इनकम टैक्स हो गया. तो यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ ऑल्सो पेड सम पार्ट ऑफ इट, एम्प्लॉयर्स भी कुछ पार्ट पे करते हैं. तो इट्स लाइक शेयरिंग ऑफ द बर्डन ऑफ द टैक्स. तो यहाँ पे क्या है, मान लो टैक्स लगा तो इसके 2 आउटकम हो सकते हैं. अगर मान लो किसी फर्म पे, एक फैक्ट्री पे टैक्स लगा तो वो उस टैक्स को कैसे पे करेगी, मतलब उसके 2 आउटकम है. या तो वो वेज कम कर देगी वर्कर्स की जिससे वो पैसा बचा सके और टैक्स में दे सके, या फिर वो प्राइस जो प्रोडक्ट का बेचती है उसको इंक्रीज़ कर देगी. उसको मान लो कि मेरी कोई फर्म है या आपकी कोई फैक्ट्री है, आपको टैक्स देना है, तो आप एक्स्ट्रा जो पैसा टैक्स का कैसे निकालोगे, या तो आप वर्कर्स की सैलरी कम करोगे या प्राइस आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हो उसको इंक्रीज़ कर दोगे, राइट. तभी आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा जिससे कि आप टैक्स दे सकते हो. सो दीज आर द 2 लाइक ईदर पॉसिबिलिटीज़. सो फर्स्ट लेट्स से कि हमने वेज कम कर दिया वर्कर्स का, तो इसमें क्या हुआ कि हमने टैक्स को शिफ्ट कर दिया बैकवर्ड कैसे, टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर, यानी कि लेबर को ही तो हम वेज देते हैं. अब वेज हमने कम कर दिया तो एक तरीके से क्या हुआ कि जो बर्डन है पूरा वो तो वर्कर पे चले जाएगा ना, लेबर पे चले जाएगा. अगर हम फॉर्म पे लगा तो हमने जो शिफ्ट को बैकवर्ड करा है, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरफ किया. ठीक है, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया हमारा टैक्सेशन का. प्राइस अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो प्राइस कौन देता है, जो कंज्यूमर है वही तो परचेज़ करेगा गुड को. अब प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, कंज्यूमर पहले कम सस्ते में ख़रीद रहा था, अब वो महंगे में ख़रीदेगा उस सेम प्रोडक्ट को. तो जो बर्डन है टैक्स का वो किस पे चला गया, कंज्यूमर पे चला गया. सो कंज्यूमर पे चला गया, यानी कि शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड टू कंज्यूमर. मान लो ये फर्म है, ठीक है, दिस इज़ अ फर्म. ठीक है, ये यहाँ पे हमारे इनपुट्स हैं. इनपुट्स में हमारे लेबर हो सकता है या फिर मशीन्स हो गई या डिफरेंट हो गया. ठीक है, इनका यूज़ करके फैक्ट्री में दे प्रोड्यूस सम आउटपुट गुड. ठीक है, एंड वो आउटपुट को कंज्यूमर में बेचते हैं. सो दिस इज़ द मतलब ये एक तरीके से हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शंस हैं कि कैसे होता है काम. तो अगर हमारा जो टैक्स है वो शिफ्ट करते हैं इनपुट की तरफ पीछे, यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट है,
और वो अगर आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, कंज्यूमर की तरफ करते हैं, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन की तरफ करते हैं, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया हमारा टैक्सेशन। ठीक है। सो इफ़ वेज हमारी रिड्यूस हो गई, सो टैक्स अमाउंट, सो वेज में रिडक्शन कितना होगा टैक्स अमाउंट, यानी कि जैसे कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लेबर है, वो 1000 रुपीज़ है उसकी सैलरी, ठीक है, 1000 रुपीज़ सैलरी है उसकी, एंड क्योंकि टैक्स लग गया, अब हमारा टैक्स हमारा लगा लेट से 100 रुपीज़ का, तो हमें 100 रुपीज़ निकालने हैं अब उसके, यानी कि हम 100 रुपीज़ ही तो डिडक्ट करेंगे उस सैलरी में से, यानी कि 900 रुपीज़ हम देंगे उसको अब। तो जो वेज में रिडक्शन हमने करा 100 रुपीज़ का, वो किसके इक्वल होगा, टैक्स अमाउंट के। सो टैक्स, अगर ये केस है तो हमारा टैक्स हमारा फुली शिफ्ट हो गया, यानी कि जो टोटल बर्डन था वो हमने पूरा का पूरा लाइक लेबर पे डाल दिया, फैक्ट्री प्रोडक्शन पे डाल दिया उतना। मान लो कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि हमने पूरा रिड्यूस नहीं करा वेज को, टैक्स अमाउंट से थोड़ा सा कम करा, जैसे कि पार्शली शिफ्ट करा, मतलब इन द सेंस कि हमने 1000 से 900 पे नहीं रिड्यूस करा, हमने 950 पे कर दिया, यानी कि 50 रुपये हमने शिफ्ट कर दिए टुवर्ड्स द लेबर, और 50 रुपये एम्प्लॉयर दे गए, मतलब पार्शली शिफ्ट हो गया हमारा, इफ़ वेज इज़ लेस देन द टैक्स अमाउंट। सो दिस इज़ हाउ, मतलब हमने पढ़ा वेज रिडक्शन का एक पार्ट। अब मान लो कि इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स द इंसिडेंस इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, एंड वाई इज़ इट सो, बिकॉज फर्म्स एंड शेयर होल्डर्स पे द टैक्स। तो जो इम्पोज हो रहा है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, किस पे इम्पोज होता है, जिसकी फैक्ट्री होती है, जिसका बिजनेस होता है, वही तो इनकम टैक्स देता है, राइट। तो जो फर्म इम्पोज हुआ है या लेविड हुआ है, इंसिडेंस हुआ है, वो फर्म्स पे या शेयर होल्डर्स पे होता है। एंड बट इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि दैट मेजर पोर्शन ऑफ इट इज शिफ्टेड, यानी कि देना उनको पड़ता है, लेकिन हाउ दे डू इट, मतलब या तो वो वेज को रिड्यूस कर लेते हैं या प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जो बर्डन है वो टोटली उन पे नहीं रहता, वो उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट को तो वो खुद ही ले रहे हैं, लेकिन जब टैक्स देना होता है तो दे शिफ्ट इट टू दी अदर पार्टीज़। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर का, इट काइंड ऑफ गेट डिस्टॉर्टेड। तो ये हमारा इसलिए इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वी लुक एट द कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस। सो मान लो अगर हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो गया, जैसे सेकंड हमारा जो केस था, तो प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि डिमांड फॉर लेबर रिड्यूस, बिकॉज हमारा प्राइस इंक्रीज़ होता है। मान लो जब प्राइस इंक्रीज़ होता है डिमांड कम हो जाती है हमारी। मान लो कि हमारी कोई कमोडिटी है, हमारी एग्स कोई भी गुड है, कमोडिटी है, हमने उसका प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड जो है वो भी कम हो जाएगी। अब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन उस चीज़ का कम करेगी, फर्म्स सप्लाई कम करेगी। अब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो डिमांड वो लेबर की क्यों करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी हमारी लेबर की, यानी कि परचेजिंग पावर या बार्गेनिंग पावर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो जाएगा, तो जो परचेजिंग पावर है वर्कर्स की, लेबर की, वो कम हो जाएगी, तो हमारी वेजेस भी कम हो जाएंगी। सो एक तरीके से फिर दोबारा से शिफ्ट हो गया वो लाइक लेबर फैक्टर प्रोडक्शन की तरफ ही, और इसमें दोनों पार्टी सफ़र करेंगी, कंज्यूमर्स भी एंड हमारी फैक्टर प्रोडक्शन भी। एंड टैक्स मेक्स कॉर्पोरेट सेक्टर लेस अट्रैक्टिव। वाई? बिकॉज लाइक अभी देखते होंगे जितने भी बिजनेसमैन्स हैं और जितने भी लाइक जिनका खुद का कुछ एंटरप्राइज है, तो वो टैक्स को कम ही करना चाहते हैं ना, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को वो ज़्यादा नहीं करना चाहते, बिकॉज ज़्यादा टैक्स होता है तो वो एक तरीके से डिस्करेज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अब मान लो कि मैं अगर मैं फैक्ट्रीज अपनी सेटअप करूँगी, उसका कुछ इन्वेस्टमेंट होगा 10 लाख में मेरी फैक्ट्री सेटअप हो रही है, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरा जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रोड्यूस करने का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज़ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जब कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा तो प्रॉफिट मेरा रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा जितना कम होता जाएगा, जो मेरा इंसेंटिव है प्रोड्यूस करने का, इनोवेट करने का, वो कम होता जाएगा। तो जो इकनॉमी में जो प्रोडक्शन है, इनोवेशंस हैं, वो डिस्करेज होंगी, वो डिस्करेज हो रही हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम आएंगी क्योंकि प्रॉफिट की चांसेस नहीं है, राइट।
अगर ऐसा केस होता है तो हमारी कैपिटल विल मूव आउट ऑफ द सेक्टर, बिकॉज कैपिटल कब आती है, जब कोई भी सेक्टर अट्रैक्टिव होता है, ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्यूचर में, तभी तो हम इन्वेस्ट करते हैं इन कैपिटल एंड ऑल. अगर दैट एक्सपेक्टेशन आर नॉट देयर, इफ इट इज़ लेस अट्रैक्टिव, देन द कैपिटल ऑल्सो मूव आउट ऑफ द सेक्टर, then the capital returns fall, and it is therefore in unincorporated sector as well, and जो उसका इफ़ेक्ट है वो unincorporated सेक्टर पे भी चला जाएगा. सो ओवरऑल इकोनॉमी एक तरीके से हमारी बंद हो जाएगी, काइंड ऑफ लाइक डिस्करेज हो जाएगी. सो अब हम देखते हैं लाइक दो टैक्सेज हैं, टू टैक्सेज, दे लुक सिमिलर इन दैट लाइक बोथ आर इम्पोज्ड ऑन से लाइक कॉर्पोरेशंस कैन हैव अ डिफरेंट इफेक्ट. मतलब बोल रहे हैं कि दो टैक्सेस मान लेते हैं हम, कॉर्पोरेशन पे लग रहे हैं, वो देखने में सिमिलर है लाइक कि बट लेकिन उनका इफ़ेक्ट डिफरेंट होगा. कैसे, जैसे कि एंड ये भी केस हो सकता है कि वो दिखने में डिफरेंट हों लेकिन एज दे इम्पोज इन क्वाइट डिफरेंट वेज, बट दे कैन हैव अ आइडेंटिकल इफेक्ट. सच टैक्सेस आर गॉट टू बी इक्विवेलेंट. मतलब यही है कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे, जैसे हमने वही रिटेलर और सिगरेट वाला पढ़ा था. सिगरेट रिटेलर था, okay. Yes, principles. Now we look at the principles of desirable tax system. लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में टैक्सेस होते हैं, सिस्टम होते हैं, लेकिन कुछ ना स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स होते हैं दैट इज़ लाइक स्टैंडर्ड, and वो फॉलो करेंगे then we would have a good desirable tax system. So the first the one is here is fairness, that is depend on who actually pays the tax incidence, and transparency. So these are the two principles that a desirable tax system should have. fair होने चाहिए and transparent होने चाहिए. ठीक है, ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि इंसिडेंस इज़ क्लियर कि किसके ऊपर इंसिडेंट है, एंड मेक्स द अपरेंट इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स करेस्पॉन्डिंग टू द एक्चुअल इंसिडेंस. वही कि मतलब हु इज़ द बियरर ऑफ द बर्डन ऑफ द टैक्स एंड हु ऑन हुम द टैक्स इज़ लेविड. तो वो एक तरीके से टोटल क्लियर होना चाहिए. And the incidence of a tax depend on many factors, but most importantly it depends on whether the economy is competitive or not. Like competitive है या फिर imperfect है या फिर no competition है. imperfect में हमारे different आ जाते हैं like oligopolies हो गई या फिर different market structure जो हमने पढ़े थे, and no competition is like monopolist हो गया extreme case हमारा. तो हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है. सो इफ़ एंड इन अ केस लाइक इफ मार्केट इज़ कॉम्पिटिटिव, इट मीन्स लाइक इट इज़ डिपेंड ऑन द शेप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स. this all will get clear, like we will see कि how this affect and why we are saying it depend on this. So the next topic is the tax incidence in competitive markets. Now if you look at the case of a competitive market, so there is no difference whether tax is imposed on producer or a consumer. So अगर हमारा competitive market है तो वो हमारा कोई डिफरेंस नहीं है किसके ऊपर टैक्स इम्पोज्ड है, प्रोड्यूसर के ऊपर है या कंज्यूमर के ऊपर है. जो इफ़ेक्ट होगा टैक्स का वो सिमिलर ही होगा दोनों केसेस में. सो बट वॉट मेक अ डिफरेंस इज़ द शेप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व. तो यहाँ पे बेसिकली वो वॉट वी आर ट्राइंग टू से कि जो डिफरेंस है इफ़ेक्ट का ऑफ टैक्सेशन इज़ डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, नॉट ऑन whom tax is imposed, producer or consumer. Got it? So if we look at the effect of a tax at the level of a firm, so हम देखते हैं लाइक इफ हम फर्म का कैसे निकालते थे कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम बिफोर टैक्स. इट्स अ केस ऑफ बिफोर टैक्स. तो इट्स बेसिकली अवर प्राइस लेवल, मतलब दिस इज़ अ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, अपर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दैट इज सप्लाई कर्व बिफोर टैक्स. एंड वी आर सेइंग कि मान लो दिस इज़ द प्राइस एंड दिस इज़ द क्वांटिटी दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, and we know that the equilibrium is at level where price equal to marginal cost. ठीक है. So now suppose a commodity tax at a fixed rate per unit of the good. What it mean कि per unit of the good पे हमारा टैक्स है, दैट इज़ स्पेसिफिक टैक्स. हम उसको ही स्पेसिफिक टैक्स भी बोलते हैं, जैसे कि so many cents per can of a beer. सो एग्जाम्पल हमारा जो बुक में रीडिंग में है ये है कि लाइक हमारी एक बियर है एंड उस पर हमारा कितना सेंट्स पर बॉटल पे लग रहा है टैक्स.
सो इट्स अ पर यूनिट टैक्स, और जो पर यूनिट टैक्स होता है वी ऑल्सो कॉल इट स्पेसिफिक टैक्स। हम उसको देखेंगे अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, बट वी कॉल इट स्पेसिफिक टैक्स। So now the suppose a commodity tax at a fixed rate per unit of the good is imposed and that firm must pay. So how it affects firm's production decision? मान लो कि अब किसी फर्म पे हमने ये टैक्स लगाया कि पर यूनिट जो प्रोड्यूस होगा एक बॉटल का बियर पे हर एक पे टैक्स लगेगा फिक्स्ड रेट का, तो वो कैसे अफेक्ट करेगा फर्म्स के प्रोडक्शन डिसीजन को, वी विल लुक एट इट। सो मान लो टैक्स हमारा इम्पोज हो रहा है पर यूनिट पे, एंड पर यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारा कितना कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यूनिट, ठीक है। एंड अब उस एक यूनिट पे हम टैक्स भी लगा रहे हैं, तो इट इज़ लाइक ना कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल जो कॉस्ट था वो प्लस द टैक्स इम्पोज्ड बाय अमाउंट इक्वल टू द टैक्स इम्पोज्ड। सो नाउ द मार्जिनल कॉस्ट आफ्टर टैक्स वुड बिकम MCT, दैट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट प्लस टैक्स पर यूनिट टैक्स, ठीक है। Now the competitive equilibrium we see, like competitive equilibrium तो वही रहेगा, like price is equal to marginal cost जो होता था, लेकिन यहाँ पे marginal cost is MC plus T, ठीक है। And if we look at the effect of a commodity tax on supply at a firm level, so let's say हमारा shift कैसे होगा, MC हमारा before tax था सप्लाई कर, राइट। आफ्टर टैक्स हमारा MC इंक्रीज हो, यानी कि एट ईच लेवल या Q1 लेवल पे हमारा पहले लेट्स से दिस वाज द प्राइस या फिर MC मार्जिनल कॉस्ट था, अब सेम लेवल को प्रोड्यूस करने में हमारा MC इंक्रीज हो गया बाय अमाउंट इक्वल टू T, ठीक है। तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज़ MC प्लस T। अब हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, दैट वुड शिफ्ट डाउनवर्ड, मतलब उस सेम प्राइस पे पहले तो हमारा Q0 था, अब उस सेम प्राइस पे हमारा ये प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ Q0 डैश, ओके। सो नाउ इफेक्ट क्या हुआ फॉर्म पे हम देखते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ हमारा कि जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया हमारा, दैट इज़ लाइक MC प्लस T था ना, तो इट इंक्रीज बाई द अमाउंट ऑफ टैक्स। एंड सेकेंड इफेक्ट हुआ कि इट्स विलिंगनेस टू सप्लाई एट P0 हैज़ इज डिक्रीज्ड। सो विलिंगनेस टू सप्लाई हम किससे दिखते थे, मार्जिनल कॉस्ट पे दिखते थे, अब एट P0 पे हम Q0 डैश प्रोड्यूस कर रहे हैं, विलिंग टू सप्लाई है तो वो रिड्यूस हो गया, यानी आउटपुट लेवल जो प्रोड्यूस हो रहा था वो हमारा फॉल हो गया। सो इन फर्म सप्लाई कर्व हैज़ बीन शिफ्टेड अप। सो दिस वुड बी ट्रू फॉर एवरी फर्म। ये हमने सिर्फ एक फर्म का केस देखा था, लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्योंकि बहुत सारी फर्म होती हैं, सो सिमिलरली यही वाली चीज़ और फर्म्स पे भी अप्लाई होती है सिमिलर। सो नाउ वी लुक एट द मार्केट सप्लाई कर्व। अब मार्केट में तो बहुत सारी फर्म्स होंगी, कॉम्पिटिटिव के केस में मैनी फर्म्स, और ये हमने बहुत ही इंट्रोडक्टरी मैक्रो में पढ़ा था कि हमारा अगर फर्म का सप्लाई हमें पता है तो मार्केट का सप्लाई हम कैसे फाइंड आउट करते थे, सम करके इंडिविजुअल फर्म्स के सप्लाई को। सो मार्केट सप्लाई कर्व वी विल गेट सम ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ ईच फर्म। सो नाउ द सप्लाई कर्व विल ऑल्सो बी शिफ्टेड टू, बिकॉज हर एक फर्म की मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है, तो जो ओवरऑल हमारा मार्केट का सप्लाई कर्व होगा वो भी हमारा शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड from SS to SS dash. SS is basically supply curve here. Okay, so and this downward curve is a demand curve, and हमारा जो equilibrium था पहले it was at this point Q0 level of output has been produced at P0 level of a price, लेकिन after tax पे because हमारा supply shift हुआ upward, so now the new equilibrium level of output is Q1 and the price is P1, ठीक है। सो नाउ वी वुड सी के फॉर एग्जांपल जैसे कि हम Q0 लेवल ऑफ आउटपुट को ही देखते हैं, तो Q0 लेवल ऑफ आउटपुट पे प्राइस नाउ इज़ नॉट P0 बट दिस इज़ P0 प्लस T, यानी कि इनका जो डिफरेंस है दोनों कर्व्स का इज इक्वल टू टैक्स। सो नाउ द टैक्स शिफ्ट द सप्लाई कर्व by the same amount of a tax. This lowers the quantity consumed, that is Q0 to Q1, and it raises the price paid by consumer from P0 to P1.
सो दिस इज़ सिमिलरली द केस। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको नंबर्स दे दिए हैं, लाइक लेट से कि गवर्नमेंट जो है हमारी टैक्स जो इम्पोज करा था दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंट पर बोतल पे, एंड सो वी विल सी कि हमारा क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुआ है आफ्टर टैक्स क्यू नॉट है, प्राइस हमारा दिस लेवल पे है विच इज़ इक्वल टू $1.05। एंड यहाँ पे हमें देखना है कि जैसे क्वांटिटी Q1 लेवल पे जो बिफोर टैक्स कितना था विलिंगनेस टू चार्ज, यानी कि दिस वुड गिव द प्राइस चार्ज्ड बाय द फर्म्स। फर्म तो इतना ही चार्ज करेंगी $0.95। तो बेसिकली जो फर्म का जो चार्ज हम देखेंगे कि कितना फर्म रिसीव करेगी वो हम ओरिजिनल सप्लाई कर पे ही चेक करेंगे, ठीक है, दैट वुड बी $0.95। लेकिन इस क्वांटिटी लेवल पे, इस लेवल के लिए कंज्यूमर कितना बिलिंग है पे करने के लिए, वो डिमांड कर पे देखेंगे हम, प्राइस पेड बाई कंज्यूमर आफ्टर टैक्स दैट इज़ 1.05। तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, यानी कि दिस इज़ द प्राइस जो रिसीव्ड हुआ है, चार्ज हुआ है बाय द प्रोड्यूसर, एंड दिस इज़ द प्राइस जो कंज्यूमर ने पे करा है, व्हाट इट डिमांड कर पे। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो हमारा होगा इक्वल टू टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। इस यूनिट पे 10 सेंट होगा, ऐसे ही पूरी यूनिट्स पे होगा, लाइक यहाँ पे कोई यूनिट है तो उस पे होगा हमारा, राइट, तो ऐसे हर एक यूनिट पे होगा। सो दिस विल गिव द टोटल टैक्स पेड, जो डिफरेंस है इनटू द क्वांटिटी जो हमारी परचेज हुई है। सो ये जो हमारा जो येलो रेक्टेंगल होगा दिस इज़ द टोटल टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि दिस इज़ द डिफरेंस ना प्राइस में जो पे करा है कंज्यूमर ने और जो रिसीव करा है प्रोड्यूसर ने, उनके बीच का डिफरेंस ही तो टैक्स था, एंड वी मल्टीप्लाइड बाई द क्वांटिटी, दैट्स हाउ वी विल गेट द टैक्स रेवेन्यू विच इज़ इक्वल टू दिस रेक्टेंगल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि डज इट मैटर वेदर द टैक्स इज लेविड ऑन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। जैसे हमने अभी जो केस पढ़ा था वो था कि टैक्स वॉज लेविड ऑन द प्रोड्यूसर पे था ना टैक्स, फर्म पे हम लगा रहे थे कि पर बॉटल ऑफ बियर पे हमारा 10 सेंट टैक्स है। बट इज़ इट लाइक डज इट मैटर कि अगर हम टैक्स मान लो कंज्यूमर पे लगाते हैं इन प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर। सो इफ़ लेट्स इट टैक्स 10 सेंट था इज़ इम्पोज नाउ ऑन कंज्यूमर। सो हम देखेंगे कि अभी हमने देखा ये वाला जो केस था कि प्रोड्यूसर पे होता है तो क्या हमारा इफेक्ट होता है, सिमिलरली हम चेक करेंगे कि कंज्यूमर पे अगर टैक्स लगता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। सो अर्लियर वी इम्पोज ऑन प्रोड्यूसर्स वुड सेंड द पे द चेक टू ऑफ टैक्सेस। तो बेसिक जिस पे इम्पोज होता है ना वही टैक्स को देता है इन लाइक इन चेक फॉर्म और वट एवर वे, सो इट इज़ पेड बाई दैट। बट नाउ द कंज्यूमर, so now the consumer is paying the tax. So if now consumer has been imposed the tax, so this we have like I've taken this from the book itself, tax incidence. And so like the tax incidence of a tax describe who actually bears the tax, does not depend on who writes the tax on the government, and it makes no difference whether commodity tax is levied on producer or consumer. This we have already see कि मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं होता कि प्रोड्यूसर पे लगे या कंज्यूमर पे लगे, ठीक है। इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर सोशल कॉस्ट इज पेड हाफ बाई द एम्प्लॉय एंड हाफ बाई द एम्प्लॉय। सो दिस इज लाइक यू विल गेट इट जस्ट what we have see. So now we will see the effect of elasticity. इलास्टिसिटी हमने से अभी देखा था कि हमारा जो टैक्सेशन का जो इफ़ेक्ट था वो मोस्टली डिपेंड, हमने देखा था किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट वो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, यही तो हमने अभी देखा था। एंड जो डिमांड और सप्लाई कर्व की जो शेप्स होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इलास्टिसिटी के ऊपर। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हमारी डिमांड बहुत इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, तो हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो फ्लैटर होगा, राइट, यानी कि वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम बेसिकली देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है।
So the amount by which price rises, the extent to which consumer bears a tax. इट मीन्स लाइक अगर हमारा टैक्स लगता है कंज्यूमर पे तो प्राइस इंक्रीज़ होगा उस कम्युनिटी का, प्राइस इंक्रीज़ होता है कम्युनिटी का, तो टू विच एक्सटेंड द कंज्यूमर्स बियर्स अ टैक्स. ओके, सो लेट्स go back to what I was explaining कि it all depend on shape of demand and supply curve. And shape of demand and supply curve is basically nothing. It gives the elasticity of demand and supply curve. And elasticity of demand and supply curve is gives the responsiveness of a commodity demanded and sold divided by the percentage change in price. Okay, so now we will look at different cases of elasticity. So there are different cases. The first case is when the supply curve is perfectly elastic. परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब हुआ कि हमारी जो सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है. सो दिस इज़ द फिगर. नाउ दिस ब्लू वाली जो लाइन है इट इज शोइंग द सप्लाई कर्व बिफोर टैक्स, एंड बिकॉज हियर वी हैव कंसिडर कि सप्लाई कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल होगा बिकॉज ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी की वजह से. एंड दिस इज द डिमांड कर्व. अगर मान लो हमारा लाइक पी नॉट इज अ सप्लाई कर्व हियर दिस बिफोर टैक्स एंड द डिमांड कर्व इज दिस, सो द इक्विलिब्रियम किस पे होगा, पी नॉट इज इक्वल टू एम सी पे, एंड इट गिव्स द क्यू नॉट लेवल ऑफ आउटपुट. आफ्टर टैक्स क्या होगा, प्राइस वुड इंक्रीज बाई 10 सेंट फुली. इट मीन्स कि हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा पी नॉट से पी वन, यानी कि हमारा सप्लाई कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड आफ्टर टैक्स, ठीक है. एंड आफ्टर टैक्स इंक्रीज होने के बाद हमारा न्यू इक्विलिब्रियम किस पे होगा, एट ई वन, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई हमारा इंटरसेक्ट करेंगे ई वन पे, जहाँ पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई न्यू वाला इंटरसेक्ट करेंगे. एंड क्यू नॉट वुड बी द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड पी वन वुड बी द प्राइस, ठीक है. सो अगर इस लेवल पे हम देखें, अगर हमारा टैक्स मतलब Q1 लेवल पे, तो प्रोड्यूसर को कितना मिलेगा पैसा, लाइक द प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर वुड बी दिस ओनली पी नॉट, यहाँ पे देखेंगे हम. बट कंज्यूमर इज पेइंग ई नॉट मतलब ई वन, दैट इज पी वन. तो इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट गिव्स अस द टैक्स. ओके, सो हमने क्या देखा कि बिकॉज हमारा सप्लाई हॉरिजॉन्टल है, प्राइस जो रिसीव्ड होगा बाय द प्रोड्यूसर इज सेम, मतलब पहले टैक्स से पहले पी नॉट ही पे कर रहा था वो, टैक्स के बाद भी वो पी नॉट ही करेगा, लेकिन कंज्यूमर पहले पी नॉट दे रहा था, प्राइस पे कर रहा था, अब वो पी वन कर रहा है, यानी कि जो टोटल बर्डन था टैक्स का इट्स नाउ फॉल ऑन द कंज्यूमर. जो भी ये टैक्स है हमारा गैप, वही लाइक पी नॉट इज द प्राइस चार्ज बाई प्रोड्यूसर बिफोर टैक्स इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स, वह सेम रहेगा. पी वन इज द प्राइस पेड बाई कंज्यूमर विच इज़ पी नॉट प्लस टी के इक्वल है. सो द एंटायर बर्डन इज बोर्न बाई कंज्यूमर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको लाइक ये रिजल्ट एंड केसेस यू शुड नो दैम एंड यू शुड नो इट बाई फिगर एज वेल, दैट हु बेयर्स द बर्डन. अगर हमारी इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर है तो बर्डन कौन बेयर करेगा. सो इन दिस केस द टैक्स बर्डन इज फुली ऑन द कंज्यूमर. नाउ द सेकेंड केस इज व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक. जब परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो हमारा डिमांड कर्व वुड बी वर्टिकल. आई होप यू विल गेट इट लाइक क्यों होता है. So now the supply, our demand curve is vertical in this case. SS is the before tax supply curve and हमारा equilibrium वो होगा E नोट पे before tax वाला, that is Q नोट level of output produce हो रहा है, P नोट level of price, ठीक है. नाउ हम डिमांड कर्व हमारा वर्टिकल है, तो अगर हम कैसे देखेंगे, लाइक हमारा जो टैक्स इम्पोज्ड होता है तो हम उसको दो तरीके से देख सकते हैं. हमने देखा था इट्स नॉट, it doesn't depend on कि whether it is imposed on consumer producer, it is mostly depend on the demand and supply curve की shape पे, that is elasticity. तो इस केस में हमारा डिमांड कर्व इज फुली इनइलास्टिक, इट मीन्स वर्टिकल. तो यहाँ पे हम शिफ्ट कैसे दिखाएंगे उसको टैक्स का, तो वी कैन शो द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व टू शो द इफेक्ट ऑफ टैक्स. तो आफ्टर टैक्स क्या हमारा सप्लाई कर्व इज शिफ्टेड अपवर्ड फ्रॉम SS to SS dash. Now the equilibrium level is E1, quantity level is Q1 which is equal to Q naught earlier one and the price is P1. तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्वांटिटी जो Q1 है
Earlier it is the price paid by the consumer and the price received by the producer. Now at Q naught or the Q1 level of output, P naught is the price received by the producer, and now the so sorry, I got confused. Now the price received by the producer after the tax would be P1. Got it? So the entire burden of the tax is on the consumer again. ओके बिकॉज वही सप्लाई लाइक जो सप्लाई कर रहे हैं हम उस पर देखते थे ना कि प्राइस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर क्या है, दैट वुड बी पी नॉट ओनली, बट जो कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है दैट वुड बी P1. तो उनका जो डिफरेंस है इट वुड गिव द टैक्स. सो अगेन द एंटायर बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द कंज्यूमर. नाउ वी वांट टू द थर्ड केस जहाँ पे हमारी डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक है. परफेक्टली इलास्टिक है यानी कि डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल. So demand curve is horizontal here and supply curve is upward sloping before tax, represented in the blue line, and supply curve after tax is represented by the red line. So E naught is our before wala equilibrium, before tax equilibrium, Q naught level of output, P naught level of price, and after the tax equilibrium has shifted to E1, which gives equilibrium level of output equal to Q1 and the price is P naught only. So now you will see that price remains same. So look at the Q1 level of output. At Q1 level of output पे if we look at the original supply curve which gives the price received by producer, is this P2 presented by P2, because the price received by producer after tax. And at Q1 level of output P naught a demand curve which shows the price paid by consumer after tax. Okay, so the consumer is paying the price equal to this P naught, where the price received by producer is P2. So this difference will give the tax. But now who bear the burden of the tax is the producer, because producer is receiving P2 only and price paid by consumer is P naught. अर्लियर ऑल्सो मतलब पहले भी केस क्या था, बिकॉज डिमांड तो हमारे यही है ना सप्लाई का. सो पी बिफोर टैक्स भी बिफोर टैक्स प्राइस पेड बाई कंज्यूमर क्या था, P naught. P naught इज द प्राइस पेड बाई कंज्यूमर विच इज इक्वल टू द प्राइस रिसीव्ड बाई प्रोड्यूसर, बराबर था. But after tax P2 is the price received by producer and P naught is the price paid by consumer. So प्राइस जो कंज्यूमर पे कर रहा है वो तो सेम ही है, लेकिन जो प्राइस प्रोड्यूसर रिसीव कर रहा है दैट हैज़ फॉलन फ्रॉम P naught टू P2. तो जो एंटायर बर्डन होगा नाउ इज बोर्न बाई प्रोड्यूसर हियर इन दिस केस. नाउ द फोर्थ केस इज व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनलास्टिक. इट मीन्स द सप्लाई कर्व इज वर्टिकल. इन दिस केस द सप्लाई कर्व इज वर्टिकल. E naught इज द इनिशियल equilibrium before tax, P naught level of price, Q naught level of output. After tax what happened, okay, so what is the effect of tax on consumer. मतलब टैक्स लगा तो वो जो उसकी जो विलिंगनेस टू पे है एट ईच लेवल आउटपुट विल फॉल. मतलब वो कम खरीदना चाहेगा या फिर कम पे करना चाहेगा एट ईच लेवल. तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द टैक्स. ओके, so now because demand curve has shifted downward, the new equilibrium is E1 and the price is P1. So P1 is the price that is received by the producer, because we are looking here on the original supply curve, and P naught is the price paid by consumer before tax and after tax, which is same. तो यहाँ पे क्या है हमारा, the whole burden is borne by the producer only, because पहले producer को P naught प्राइस मिल रहा था, आफ्टर टैक्स उसको P1 प्राइस मिल रहा है, कम प्राइस मिल रहा है, तो टोटल टैक्स बर्डन इज ऑन द प्रोड्यूसर नाउ.
सो वही नोट लाइक जो स्टार्टिंग में दे रखा था कि टैक्स इम्पोज्ड सेम इफेक्ट ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, यानी कि अगर चाहे वो कंज्यूमर पे लगता है चाहे प्रोड्यूसर पे लगता है, टैक्स का इफेक्ट सेम रहेगा। अगर कंज्यूमर पे लगता है तो वो डिमांड कर हमारा शिफ्ट डाउनवर्ड होता है, ये हमें ध्यान रखना है। डाउनवर्ड इन ऑल केसेस, बेसिकली डिमांड कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट अपवर्ड इन केस ऑफ अ टैक्स। ओके, अगर टैक्स इम्पोज होता है कंज्यूमर पे तो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, एंड अगर हमारा टैक्स इम्पोज होता है प्रोड्यूसर पे तो हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा अपवर्ड। ओके, so here I have just summarized all the cases which I have told to you, so you can take a screenshot of it, like if you wanted to revise it at a place। मैंने जो explain करा है वही है similar ये, और like nothing else। So he will look at quickly at the summary that if supply curve is horizontal then the burden is on the consumer, and if the demand curve is vertical then the whole burden is on consumer, where the demand curve, if demand curve is horizontal then the whole burden is bear by producer, and if supply curve is vertical then the whole burden is bear by producer। It would be very effective। Well, this is it's a very important topic, so you should know it by heart, so I have summarized here for you to quickly revise or to learn this। Now we look at it। So now we are looking, हमने अभी like we have just understand के different cases क्या थे and उसमें burden कौन bear कर रहा था उसमें। So now we will look at, वो तो specific like these four are very specific और extreme cases हैं जहाँ पे हमारा एक डिमांड या सप्लाई कर हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। दीज आर एक्सट्रीम केसेस जहाँ पे हमारी इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड और सप्लाईज आप या इधर परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। बट अगर मान लो कि बीच में है लाइक, सो फॉर द जनरल केसेस लाइक जनरलाइज करने के लिए सबको, सो वी आर लुकिंग एट सम काइंड ऑफ रूल्स बोल सकते हैं या थंब रूल, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इफ़ the case is not perfectly elastic or inelastic, but cases would be like कि हमारा डिमांड कर्व जो है रिलेटिवली वेरी हाईली इलास्टिक है, ठीक है। केसेस कैन बी लाइक दिस। सो उन केसेस में क्या हमें ध्यान रखना है कि स्टीपर द डिमांड कर्व और फ्लैटर द सप्लाई कर्व। इट मीन्स स्टीपर द डिमांड कर्व, इट मीन्स लाइक स्लोप उसका स्टीप होगा like this, and this is flat, ठीक है। this is flatter curve, this is steeper curve। मतलब स्टीपर कौन होता है? जिसका स्लोप ज़्यादा होता है, which slope is higher is steeper। तो डिमांड कर्व का अगर हमारा स्टीपर डिमांड कर्व है या फिर हमारा सप्लाई कर्व फ्लैटर है, ठीक है। सो हियर इन दिस केस अवर डिमांड कर्व is steeper and here our supply curve is flatter। तो इन दोनों में से अगर कोई सा भी केस होता है तो the more tax will be borne by consumer। सो ये हमारा थंब रूल हो गया, हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिमांड इज़ मोर स्टीपर एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, यहाँ पे हमारा ज़्यादा स्टीपर है, इट मीन्स इट इज़ मोर इनइलास्टिक। हमें ये तो पता होगा कि लाइक जितना स्टीपर हमारा कर्व होता है उतना ही वो इनइलास्टिक होता है, ये याद रखनी है। इनइलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होती है और जितना हमारा फ्लैटर कर्व होगा उतना ही वो इलास्टिक होता है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व स्टीपर है एंड यहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व फ्लैटर है, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होता है, मोर टैक्स विल बी बोर्न बाय कंज्यूमर। तो हम एक केस देखेंगे जहाँ पे हमारा डिमांड का स्टीपर है, इसको समझने के लिए इन डेप्थ लाइक। सो दीज नोट्स विच आई हैव मेड ना, ये इट्स वेरी कॉम्प्रहेंसिव, सो यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली यूज दैम इन योर एग्जाम एज वेल, बिकॉज प्रॉपरली डायग्राम भी है, एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो देयर। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड और टू गेट द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, ठीक है। So in this the first case of a steeper demand curve,
इक्विलिब्रियम जैसे हम फाइंड आउट करते आ रहे थे वही कि बिफोर टैक्स, हमारा टैक्स से क्या हुआ, हमारा सप्लाई कर्व हैज़ शिफ्टेड टू अपवर्ड, एस एस डैश हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट शिफ्टेड फ्रॉम क्यू नॉट टू क्यू वन एंड प्राइस लेवल हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम पी नॉट टू पी वन। ठीक है, तो हम Q1 लेवल पे, क्योंकि हमारा न्यू लेवल है हमारा आउटपुट का प्रोड्यूस हुआ, इस पर अगर हम देखते हैं इस यूनिट पे, तो ये P2 नॉट है हमारा, जो मतलब प्राइस है जो रिसीव्ड करेगा हमारा प्रोड्यूसर, रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर है। ठीक है, P2 प्राइस सप्लाई करते हमारा इस द प्राइस ना जो प्रोड्यूसर रिसीव करता है, एंड डिमांड कर पे हम उसकी करस्पॉन्डिंग देखेंगे, दिस इज़ द प्राइस P1 जो कि हमारा कंज्यूमर पे कर रहा है। सो दिस होल डिफरेंस इज द टैक्स। सो टैक्स इज व्हाट, P1 माइनस P2 जो हमारा है डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू टैक्स एट Q1 लेवल ऑफ आउटपुट पे। ठीक है, पर यूनिट टैक्स। एंड इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जैसे P नॉट विदा पहले टैक्स था हमारा, मतलब P नॉट था हमारा प्राइस। अब हमें देखना है कि P नॉट पहले प्राइस था, तो P नॉट प्राइस यानी कि P नॉट प्राइस जो था वो कंज्यूमर पे कर रहा था, P नॉट ही उसको प्रोड्यूसर को मिल रहा था, क्योंकि इक्विलिब्रियम वहीं पे होता है ना जहाँ पे विलिंगनेस टू पे इक्वल टू विलिंगनेस टू चार्ज होता है। तो P नॉट वो प्राइस था जो प्रोड्यूसर भी रिसीव कर रहा था और कंज्यूमर भी पे कर रहा था। लेकिन अभी हमारा जो कंज्यूमर है वो पे कर रहा है P1 प्राइस, तो जो उसका डिफरेंस है P1 माइनस P नॉट, या फिर हम बोल सकते हैं P नॉट टू P1, इट इज़ द बर्डन ऑन कंज्यूमर, क्योंकि इंक्रीजमेंट है ना द प्राइस विच इज़ डायरेक्टली ऑफ द कंज्यूमर, सो इट इज़ द बर्डन ऑन द कंज्यूमर, वेयर एज P नॉट P2 यानी कि पहले प्राइस जो हमारा सप्लायर रिसीव कर रहा था वो P नॉट था, अभी वो कर रहा है P2 यानी कि डिक्रीज हो गया। तो जो डिफरेंस है इट इज़ द बर्डन ऑन प्रोड्यूसर एट Q1 लेवल ऑफ आउटपुट। सो P1 P नॉट इज़ द बर्डन ऑन कंज्यूमर, P नॉट P2 इज़ द बर्डन ऑन प्रोड्यूसर। बट वी कैन सी फ्रॉम द फिगर कि जो बर्डन है कंज्यूमर पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोड्यूसर। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट वी हैव प्रूव्ड। जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर स्टीपर डिमांड कर्व होता है तो मोर टैक्स विल बी बोर्न बाई द कंज्यूमर, सो दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। जो सिमिलर रिजल्ट होगा वो इस केस में भी होगा जहाँ पे हमारा फ्लैटर सप्लाई कर्व है, लाइक जो रेड हमारा जो एरिया है दिस इज़ शोइंग द बर्डन ऑन द कंज्यूमर, और ग्रीन एरिया हमारा शो कर रहा है बर्डन ऑन द प्रोड्यूसर। रेड एरिया इज़ मोर देन द ग्रीन एरिया, यानी कि द मोर टैक्स बर्डन इज़ बोर्न बाई द कंज्यूमर हियर एज वेल। सो ना मतलब हमने क्या इसको हम ब्रेक डाउन करके देखें तो क्या था कि स्टीपर द डिमांड कर, स्लोप ऑफ डिमांड कर, मतलब स्टीपर डिमांड कर क्या है, स्लोप डिमांड कर का हाई है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर को बताता है वो स्टीपर है तो। ठीक है, एंड व्हाट इज इलास्टिसिटी, इट इज़ परसेंट चेंज इन क्वांटिटी टू परसेंट चेंज इन प्राइस, एंड अवर स्टीपर द डिमांड कर इट मीन्स इन इलास्टिसिटी इज हाई। Elasticity is high, it means कि large reduction in price is required to increase quantity by a small amount. इसका मतलब है inelasticity is high, it means this is lower, यानी कि हमें लार्ज रिडक्शन करना पड़ेगा प्राइस में क्वांटिटी को थोड़ा भी मतलब स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज़ करने के लिए। सो दैट्स हाउ वी गेट द इलास्टिसिटी, इसकी इंटरप्रिटेशन है ऑफ इलास्टिसिटी इज़ हाई। सो व्हेन डिमांड इज हॉरिजॉन्टल, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, एंड वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन इनॉर्मस इंक्रीज इन डिमांड। मतलब ये हियर वी हैव एक्सप्लेन कि इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ की, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट केस इज़ कि मान लो कि हमारा फ्लैटर द डिमांड कर, यहाँ पे हमारा डिमांड का फ्लैटर है और स्टीपर द सप्लाई कर, द मोर टैक्स विल बी बोर्न बाई प्रोड्यूसर, मतलब ये उसका अपोजिट है। तो इस फर्स्ट केस को देखते हैं, व्हेन वी हैव अ फ्लैटर डिमांड कर, तो यहाँ पे दिस रेड एरिया, मतलब हमें ऐसे ही एनालाइज करना है जैसे हमने पिछले वाले में किया था। सो वी वोंट गो इन डिटेल, अभी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा दैट हाउ वी आर सीइंग द टैक्स बर्डन। सो P नॉट P1 जो है रेड एरिया, दिस इज द कंज्यूमर शेयर ऑफ बर्डन, एंड P नॉट P2 दिस ग्रीन एरिया इज द प्रोड्यूसर शेयर ऑफ बर्डन। ठीक है, एंड वी कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट द ग्रीन एरिया दैट इज प्रोड्यूसर का जो शेयर ऑफ बर्डन है इज मोर देन द कंज्यूमर्स। It is hence proved, this is what we have seen here. ठीक है, सो
वी मेजर स्टीपनेस ऑफ सप्लाई कर्व बाई द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये तो वही है लाइक व्हाट वी हैव एनालाइज फॉर द डिमांड कर्व, हियर द सिमिलर थिंग्स ऑल्सो ट्रू फॉर द सप्लाई कर्व इज वेल, कि इलास्टिसिटी हमारा सप्लाई का भी मतलब ऐसे ही कंसिडर करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टैक्सेशन ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स जैसे हमारे लेबर हो सकता है हमारा एक फैक्टर, ठीक है। अब फैक्टर हमने देखा होगा इन माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट लेबर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। लेबर की भी मार्केट होती है पूरी, ठीक है, वी हैव अ लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम भी होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर क्या है वो हम कैसे डिटरमाइन करते थे, एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। आई होप यू रिकॉल जो हमने पहले पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। सो डिमांड यहाँ पे कौन करेगा, लेबर मार्केट है हमारी, तो डिमांड लेबर की कौन करेगा, फर्म्स करेंगी। एंड हु इज़ द सप्लायर ऑफ लेबर, लेबर खुद होगी ना, वर्कर्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे इटसेल्फ। सो वी नीड टू कीप इन माइंड यहाँ पे डिमांड कौन कर रहा है एंड सप्लाई कौन कर रहा है, ठीक है। सो नाउ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज सेम वेदर इट इज़ इम्पोज्ड ऑन कंज्यूमर प्रोड्यूसर, वही सिमिलर, बिकॉज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे जो मार्केट है इट्स एक कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो इट डजेंट मैटर कि इम्पोज किसके ऊपर हुआ है टैक्स, वेदर ऑन अ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, द रिजल्ट विल रिमेन द सेम। सो दिस इज हाउ द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमिन, अगर आपको रिकॉल हो लाइक LD दिस इज द लेबर डिमांड कर्व बिफोर टैक्स, ब्लैक में जो वाली लाइन है, एंड LS इज द सप्लाई कर्व। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जो लेबर सप्लाई कर रहा है वो बैकवर्ड बेंडिंग होती थी हमारी, लाइक ये हमारी वेज रेट होती थी, दिस इज वॉज द एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो जैसे जैसे हमारी वेज रेट इंक्रीज होती थी, लेबर्स के पास इंसेंटिव था अपनी लेबर को इंक्रीज़ करने का, सो दे प्रेफर टू वर्क हार्ड, तो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता था। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ अ टाइम जब वेज बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो वर्कर्स जो थे वो लेज़र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइक इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन दिस पार्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स द इनकम इफेक्ट। तो वहाँ पे हमारे जो सप्लाई कर्व था वो बैंड होने लग जाता था हमारा, मतलब ज़्यादा वेज के साथ लोग प्रेफर करते थे कम काम करना। बट यहाँ पे हम अपनी इस एनालिसिस के लिए हम सिर्फ जो अपवर्ड वेंडिंग पार्ट है, अपवर्ड वाला जो पार्ट है सप्लाई कर्व का, उसको कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारा L0 लेबर ऑफ यूनिट ऑफ लेबर दे रहा था विद W0 वेज रेट के साथ। बट टैक्स के बाद क्या हुआ, लाइक ए डिमांड कर्व, हमने देखा था कि डिमांड का शिफ्ट डाउनवर्ड, तो हमारा डिमांड का शिफ्ट डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, तो न्यू इक्विलिब्रियम इज हेयर, लेट्स कॉल इट E2 which gives annual labor of employment and this is the wage rate W1। सो हमने देखा कि क्या इफेक्ट हुआ, टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन लेबर, तो इफेक्ट क्या हुआ टैक्स ऑन लेबर का, इट शिफ्ट द डिमांड कर्व डाउन। सेकेंड दैट वेज फॉल्स टू W1, यानी कि लोअर वेजेस, टैक्स हुआ मतलब इम्पोज हुआ तो हमारी वेज रिड्यूस फ्रॉम W0 टू W1। थर्ड हुआ हमारा कि लेबर एम्प्लॉयड फॉल फ्रॉम L0 टू L1, यानी कि लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस L0 टू L1 जो रिडक्शन है उसको। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन द लेबर मार्केट। सो लेबर मार्केट में सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। अब यहाँ पे हम दूसरा केस कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे हमारा बैकवर्ड बेंडिंग जो पूरा सप्लाई कर्व था, वी आर कंसिडरिंग दैट एज वेल। नाउ this in blue line is showing the labor demand curve before tax, and it is intersecting this supply curve here with V0 level of wage rate, and this in red line is showing the labor demand curve after tax, यहाँ पे intersect कर रहा है। so this gives the wage rate W1। so effect इसका भी क्या हुआ, हमने देखा कि wage has fallen from W to W0, बट नाउ द कैच इज़ हेयर कि जो फॉल है हमारा वेज में हेयर इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ अ टैक्स। यहाँ पे तो हमने देखा था कि जो फॉल था वेज में इट वॉज W0 टू W एंड द टैक्स वॉज दिस मच। हेयर ऑल्सो द टैक्स इज मोर देन द फॉल इन वेज रेट। सो सिमिलरली हेयर द फॉल इन वेज रेट इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब ये अपोजिट हो गया। पहले हमारा यहाँ पे क्या था, टैक्स वॉज मोर देन द फॉल इन वेज, हेयर द फॉल इन वेज इज मोर देन द अमाउंट ऑफ टैक्स। दिस इज द थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड।
So in this case, a tax on a labor may result in reduction in the wage rate that is greater than the tax itself, and the fall in wages induces a larger labor supply which drives down the wage further. तो यहाँ पे हमारी जो वेज इतनी ज़्यादा क्यों गिरी, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे कि हमारा टैक्स, जैसे हमारी वेज रेट फॉल हुई, ठीक है, तो वेज रेट फॉल हुई, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब देयर वुड बी मोर डिमांड फॉर लेबर इन द मार्केट, मतलब वेज कम हुई तो फर्म्स विल डिमांड मोर लेबर इन द मार्केट एंड दैट ड्राइव्स लेबर सप्लाई. अब लेबर सप्लाई भी इंक्रीज होगी उस डिमांड को पूरी करने के लिए. जब डिमांड है मार्केट में लेबर की तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, राइट? तो वो जो सप्लाई इंक्रीज होती है, तो वी नो कि बहुत ज़्यादा लेबर आ जाएगी, जब सप्लाई होगी तो जो उनकी बार्गेनिंग पावर है वो कब हो जाएगी, यानी कि जो वेज है उनकी इवन फर्दर फॉल हो जाएगी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से. तो उसकी वजह से हमारी वेज इवन फर्दर हमारी फॉल हो गई यहाँ पे. So that's about it. Now the next topic here is the taxation of inelastic factor. So the taxation of inelastic factor is if what is inelastic? Like inelastic factors that which have a less responsiveness with price. जैसे कि अगर प्राइस में या फिर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड में उतनी चेंज नहीं होता, उसके मतलब उसके बराबर से कम होता है. So if supply elasticity of labor or of a commodity is zero, then we call that supply is perfectly elastic when we have a vertical curve, supply curve. So in this case, we have seen this in our those extreme cases, that if that is the case, then tax is borne fully by the supplier. Supplier means by producer, because if we are looking at the labor market, then the supplier of labor is the producer. Because somebody who supply is the producer. Producer is who? Like who supply a commodity or a service. Here labor is the supplier of its services, so he is the supplier, and now the tax is borne fully by the supplier if our supply is perfectly inelastic. So for example, there is an example given that if we have a unimproved land, it means that supply of land is fixed. मतलब एक हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक लैंड है, इतनी ही लैंड है हमारे पास. सो वी आर मतलब उस केस में हमारी सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स होगी ना, सो दैट मीन्स वर्टिकल कर्व होगा उसके लिए. हमारे पास इतनी ही लैंड है फिक्स्ड, एंड डिमांड कर्व यूजुअली हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है. इफ़ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन दिस लैंड तो उसकी डिमांड विल फॉल. देयर इज अ शिफ्ट इन दिस, एंड if the demand is fall, the price has fallen to P naught. ठीक है, and the difference in the price that has fallen is equal to tax. So in this case, because this price fall, the total burden of the tax will be fall on the landowner only. Landowner is the supplier of land or the producer, we can call it. So this is the case. मतलब ये वही है, बस एप्लीकेशन दे दिया है जो हमने केस पढ़ा था अभी कि सप्लाई जब हमारी अगर वर्टिकल होती है तो उस केस में जो पूरा बर्डन होता है टैक्स का, दैट फॉल ऑन प्रोड्यूसर. ठीक है, तो उसी को यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हेयर द प्रोड्यूसर इज़ द लैंड ओनर एंड हमारी सप्लाई है अनइम्प्रूव्ड लैंड की. दैट्स इट, नथिंग लाइक बिग here. But the problem here is that it is difficult to distinguish the value of land from the value of improvements to it. मतलब दिस इज शोइंग द डिलेमा जो हम लैंड मार्केट में देखते हैं. बेसिकली हम पता नहीं लगा सकते कि असली जो लाइक रियल वैल्यू जो है लैंड की वो क्या है. देन द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स टू इट. हो सकता है कि किसी की लैंड ख़राब थी लेकिन बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक उसने उसकी इम्प्रूव कर ली वैल्यू. ठीक है, बट अभी भी हो सकता है कि ओनली दैट पर्सन नो ना, दूसरों को नहीं पता कि इफ़ द क्वालिटीज हैज़ इम्प्रूव्ड और नॉट. तो दैट डिफ़िकल्टीज इज ऑलवेज देयर टू डिस्टिंग्विश द वैल्यूज़ ऑफ द लैंड.
And there is an example 2 here, which is of a crude oil in long run. In this case also the supply curve is inelastic, it means vertical, wahi wala same. So in this case also the tax burden is borne primarily by the owner of the supplier. So these are the two examples or applications which you can also use it while explaining those cases. It would be good. Now the next topic is taxation of perfectly elastic factor. अभी हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिक फैक्टर्स पढ़ा था, यहाँ पे हम परफेक्टली इलास्टिक फैक्टर्स पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारी सप्लाई कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी इलास्टिक में, ठीक है. एंड इन दिस केस इफ दिस इज द केस देन द that like burden is completely shifted to the consumer in this case. मतलब these are all the same applications only of the cases that we have already covered in this video, like in above. So again this is the similar kind of a diagram that you have seen in the those other cases, but here the supplier is the capital owner which is supplying it, and this is the demand before tax, this is the demand after tax. And demander, who is demander here, like who is the consumer of capital user is the consumer here. And let's the price of capital, we are representing it with the interest rate, because interest rate are the shows the returns on the capital, right? So that is the price, and here it is the quantity of capital. So there is a reduction in the quantity and increase in the price or the interest rate, and the increase is equal to the tax, the gap. So I naught is the world market rate, it is the interest rate that is received, and it doesn't change before and after tax is same. So it's fully shifted from capital owner to capital user. Capital user here it means consumer. तो वही है, like it is again a example of perfect elastic case. Here we are talking about the capital market, like the capital owner and the capital user example. So that's it for this chapter. Thank you very much for seeing this video, and if you like it, please do hit the like button and subscribe the channel. That will motivate me to bring such more useful content here. Thank you.